हाँ, यस प्लीज। फ्लूइड्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। और पहले हेडिंग दे दीजिए, फ्लूइड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब है जैसे वाटर इन द फॉर्म। जब नदी में बहता हुआ पानी होगा ना, तो फ्लूइड डायनेमिक्स होगा। और तालाब का जो पानी है, कहीं भी रुका हुआ पानी जो है, वो फ्लूइड स्टैटिक्स है। तो हम पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं। जो कंटेनर के अंदर लिक्विड भरी है, प्रेशर को उसका एरिया होता है, तो एल जी बाई ए होता है। मास की जगह में डेंसिटी तो वॉल्यूम लिख सकता हूँ। इसलिए प्रेशर का फॉर्मूला है तो जी। आज के बाद हम इस डेरिवेशन को भी दोबारा ना ही करें तो अच्छा है। प्रेशर का फॉर्मूला हम हमेशा एच रो जी ही लेंगे। डिफरेंट डेंसिटी में कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल हाइट। प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल हाइट। ये मेन बात है। कंटेनर का शेप ऐसा हो कि ऐसा हो, नाचता जड़ा नाच रहा है वो, तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। कंटेनर का शेप ऐसा ऐसा हो, अगर वर्टिकल हाइट सेम है तो प्रेशर सेम। अब ना हमें एम से मतलब है ना ए से मतलब है। या तो पूरा एम सी बाई ए कर लिए, खाली ए को मत देखिए। खाली ए को मत देखिए कि उसकी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। क्या पता एम कांस्टेंट है यार। अगर ये गारंटी है कि एम कांस्टेंट है, अगर ये गारंटी है कि एम कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया है। अगर ये गारंटी है प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एम, इसमें अगर ये गारंटी है तो और जी कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एच है, फिर वो एम पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। बट इन फ्लूइड डायनामिक्स दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। इन फ्लूइड डायनामिक्स दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया फ्लूइड स्टैटिक्स में तो वैलिड है, फ्लूइड डायनामिक्स में वैलिड नहीं है। वहाँ क्या करते हैं वो हम दोबारा देखेंगे। अभी हेडिंग दे दीजिए, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ में सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि साहब तो प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिफरेंशिएटेड। अगर मैं इस तरफ प्रेशर पर लगा रहा हूँ और इस तरफ एफ टू मिल रहा है, तो एफ वन बाई ए वन एफ टू बाई ए। प्रेशर is transmitted equally and undiminished। काफी यूजफुल है हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह के केस में, आपके सर्विस स्टेशन वगैरह के केस में। इट्स यूजफुल फॉर्म। इसके जब इसमें एक कभी कभी शायद हो सकता है वो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट देते, तो जो अगर आइडियल मशीन है, कहीं कोई लॉसेस लॉसेस नहीं है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे F1 x1 इनटू F2 x2, ये भी लगाना पड़ सकता है। और इसी बात में वॉल्यूम कंजर्वेशन, हाइड्रोलिक मशीन के न्यूमेरिकल्स में ये सब कर सकते हैं कि जितनी वॉल्यूम यहाँ डिस्प्लेस होगी उतनी ही तो वॉल्यूम वहाँ ऊपर उठेगी। A1 x1 इज इक्वल टू A2 x2। इन सब के कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली खाली वो ये बनाते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। पर भाई जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होता है। अभी डिस्प्लेसमेंट निकालने को आ जाए, जब तक ये इक्वेशन लग रही है तब तक तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और डिस्प्लेसमेंट निकालने को आ जाएगा तो आपको तकलीफ आएगी। या तो इसी से निकालना आप कि भाई एनर्जी तो कंजर्व है, तो इनपुट वर्क इज टू आउटपुट वर्क। और या फिर वॉल्यूम कंजर्व है, जितनी वॉल्यूम यहाँ नीचे जाएगी उतनी तो वॉल्यूम ऊपर उठेगी, क्योंकि ऐसे में डेंसिटी वगैरह तो हम सब कांस्टेंट मानते हैं ना। ये दो नए वेरिएशन ऐड किए जा सकते
ऑलराइट, इसके बाद पास्कल्स लॉ का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि P at same horizontal level, P at same horizontal level in same liquid is same. काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर at same horizontal level in same liquid is same. काफी यूजफुल है ये भी। ये यूट्यूब पे न्यूमेरिकल्स करने का काम आता है। सपोज इधर लिक्विड ए है, इधर मे बी वाटर है और इधर ऑयल, तो जहाँ इनकी बाउंड्री बन रही है, मे बी इधर कहीं बाउंड्री बन रही होगी, जहाँ इनकी बाउंड्री बन रही है यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे ऑयल 1 है और यहाँ ऑयल 2 है, तो जहाँ भी इनकी बाउंड्री बन रही हो वो एक सॉलिड ड्रॉ करे और इसके ऊपर के प्रेशर को इसके ऊपर के प्रेशर से इक्वेट करना है, क्योंकि ये तो पानी में ही है, तो यहाँ पे तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है और लिक्विड सेम है तो प्रेशर सेम होगा, तो इसके ऊपर का एचओजी और इसके ऊपर के एचओजी को इक्वेट कर दीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। यूट्यूब के न्यूमेरिकल दिखने में खतरनाक होते हैं, 2018 में न्यूमेरिकल आया है, सॉरी 16 में, 16 में न्यूमेरिकल आया है और शायद 17 में भी आया है खैर, और ये होते बहुत आसान है, जो बाउंड्री उससे से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, उससे ऊपर के एचओजी को इक्वेट कर दीजिए। अगर वो आपको ऐसा बोलता है कि यहाँ पर मैंने एक मास एम रख दिया है और इसकी वजह से लिक्विड यहाँ कितनी ऊपर चढ़ जाएगी, तो लिक्विड यदि इसकी वजह से कितनी ऊपर चढ़ जाएगी ये पूछ रहा है, तो फिर वापस वही बात है कि इस जगह जो प्रेशर है वो mg/a है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा, और इस तरफ जो प्रेशर है वो h है। अगर उसने कोई ज्यादा x1 x2 दोनों तरफ के नहीं दिए, x1 x2 दोनों तरफ के नहीं दिए हैं, केवल ये कह रहा है मैंने m रखा, इस वजह से यहाँ लिक्विड कुछ नीचे बैठी और यहाँ लिक्विड कुछ ऊपर उठी, तो लिक्विड कितना ऊपर उठी, इनके एरिया एरिया भी नहीं दिया, ये वाला एरिया दिया है, इधर का नहीं दिया, तो mg/a से इधर का प्रेशर निकालना और सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना चाहिए, वो इसके एचओजी से। अक्सर पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में यही ध्यान रखना कि भाई जरूर एक हाइट मांगी है ना, एक डिस्टेंस मांगा है ना, तो बस इसके एचओजी को किससे इक्वेट कर सकते हैं, या तो एचओजी 2t/r 40/r से इक्वेट करते हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में उसने कोई डिस्प्लेसमेंट मांगा है, हाइट मांगी है, तो एचओजी को 2t/r से इक्वेट करते हैं। यहाँ पे एचओजी को mg/a से इक्वेट करते हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लिख दीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड by instrument called barometer. Atmospheric pressure is measured by instrument called barometer because the unit of atmospheric pressure is bar. बार्स नाप रहे हैं तो बैरोमीटर से नापेंगे, बार्स नाप रहे हैं तो बैरोमीटर से नापेंगे। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब रख दो, तो यहाँ जो प्रेशर है वो करीब करीब एटमॉस्फेरिक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रहेगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रहेगा, इसका मतलब इसके ऊपर लिक्विड इतनी चढ़ जानी चाहिए कि चढ़ी हुई लिक्विड का जो एचओजी है जरूर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ और बाहर ही लिक्विड तो सेम है और सेम ऑर्बिटल लेवल है, तो प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ प्रेशर पर इस लिक्विड की इस हाइट एच के कारण हो रही है, ये लिक्विड बोल देते हैं फ्रेंच वाइन है, उसकी डेंसिटी दे देते हैं, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में लेना और एक रोजी से इक्वेट कर देना, तो तुम्हें यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने का यह तरीका है। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्पिग्मोमैनोमीटर जिसे आप कहते हैं, ये नापता है गेज प्रेशर, ये सारी मशीन्स हैं, ये गेज प्रेशर नापती है। गेज प्रेशर प्लस 760 mm इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जिसे कहते हैं।
जो टोटल प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर होता है। यानी बोलेगा कि एक बीपी इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग है 180 120 mm ऑफ मर्करी, 120 mm ऑफ मर्करी, 80/120 होता है ना। अब बोलेगा बस इसका टोटल प्रेशर बताओ, बस इतना सा सवाल आएगा। जो रोज ही है वो गेज प्रेशर है। जो 120 है उसमें 760 और ऐड कर दो, बस आंसर आ जाएगा। देखने में लगेगा सवाल बहुत बड़ा, डराने के लिए वो कह देंगे कि आदमी पहले बैठा था वो खड़े होकर अब नाप रहा है। केवीपीवाई में आया एक बार ये सवाल, इन सबसे कोई लेना देना, ब्लड प्रेशर है। बस वो ये रीडिंग है और बोलेगा टोटल प्रेशर यहाँ बताओ, टोटल प्रेशर बताओ, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना है गेज प्रेशर में। जो एचओजी होता है वो हमेशा केवल गेज प्रेशर होता है। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट है, इसको बायोलॉजी भी कहते हैं, लिक्विड डिस्प्लेस, रेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो यदि कितनी वॉल्यूम सॉलिड के अंदर है, जो वी इन है, तो जो अपथ्रस्ट है वो है वी इन। जब तुम किसी सॉलिड में, सॉरी किसी लिक्विड में, जब किसी सॉलिड को डुबोते हो तो लिक्विड अपने डिस्प्लेस किए जाने को अपोज करती है। और ऑपोजिशन के नाम पे ये कर क्या सकती है, अपने जितना इसका खुद का वेट है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, उतना फोर्स से लगा सकती है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू बायोन्सी। So this is V inside into the density of liquid into G। ये बायोन्सी का फॉर्मूला, अपवर्ट का फॉर्मूला हमारे काम के है। और इसकी डायरेक्शन है ऑलवेज वर्टिकली अप। इसका नाम ही है अपवर्ट, इसका नाम डाउनवर्ट नहीं है, इसका नाम है अपवर्ट। इसकी डायरेक्शन है हमेशा वर्टिकली अप। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन वगैरह के जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं सब पागलपन है उन्हें करना, वो सिलेबस में नहीं है। कितना पोर्शन अंदर डूबा हुआ है, कितना बाहर है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं जो पीवाईक्यू में भी हैं। पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब सिलेबस में नहीं है, उसको फ्रैक्शन इनसाइड फ्रैक्शन आउटसाइड वगैरह वगैरह सारे सवाल छोड़ दिए हैं। बोलता है कि एक बर्फ में आयरन कील गड़ी हुई है, इसको जब पूरी पिघल जाएगी तो आयरन कील नीचे गिरेगी या क्या होगा वगैरह वगैरह, लेवल ऑफ वाटर राइज होगा कि अप होगा, वो सब नॉनसेंस है। एंड यू एंजॉय डूइंग दैट, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। कि वो आपको विश्वास नहीं होता, आपको समझ नहीं आता, और सिर्फ आपको कचरा ही केवल करना आपको पसंद आता है। फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं है। और फिर अगर ये आपको ऑलरेडी आता है अच्छे से तो कर लीजिए, प्रोवाइडेड वो टाइम कंज्यूमिंग ना। अगर आपने इसकी साल भर प्रैक्टिस की है, आपकी कोचिंग ने कराई है, तो कर लीजिए। पर पेपर में सिर्फ तब करिएगा जब वो टाइम कंज्यूमिंग ना। अब आप आ जाइए फ्लूइड डायनामिक्स पे। बहता हुआ पानी जैसे कि नदी, कंटिन्यूस फ्लो लिख दीजिए, कंटिन्यूस फ्लो, पानी लगातार बह रहा है। हम पहले पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैं बता रहे हैं, हम एक कंप्रेसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी के इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस। इसके लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैलिड होती है बेस्ड ऑन
based on mass conservation. Based on mass conservation. The incoming mass in a given time. Incoming mass in 5 minutes, outgoing mass in 5 minutes. The incoming mass per unit time, outgoing mass per unit. टाइम वाली बात ही इंपॉर्टेंट। तो बोल सकता है कि इनकमिंग मास 5 सेकंड में इतना है, 10 सेकंड में कितना निकलेगा, बस इतना सा सवाल चेंज कर देगा उठा के। पर सेकंड जो मास आ रहा है वही पर सेकंड जा भी रहा है स्टेडी स्टेट। टाइम का भी थोड़ा बहुत महत्व है ही, इसी को तो सॉरी बेटा। और क्योंकि इसको अपन तो करंट डेंसिटी में आई इक्वल टू एनईवीडी से भी रिलेट करते हैं। वहां पे भी जहाँ एरिया कम होता है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा होती है, करंट तो सेम ही है, तो यहाँ पे भी पानी का करंट तो सेम ही है। मास को लिखते हैं डेंसिटी टू वॉल्यूम, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है डेंसिटी सेम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इनकमिंग इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आउटगोइंग, उसी को वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम, और इसलिए एरिया इनटू वेलोसिटी और यूनिट डेंसिटी मीटर क्यूब पर सेकंड। तो A1 B1 0 A2 B2 इसलिए कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी इसेंशियली यही फॉर्मूला चलता है, I इज टू एन ई ए वी डी के नाम से। इस पे थोड़ा लेंथी सवाल बनाना हो तो ये होगा। ये सवाल भी वंस अगेन पेपर में ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3। आप समझते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है, A1 B1 0 A2 B2 प्लस A3 B3 सॉल्व करना तो आपको आता है, और डेटा को देख के समझना पड़ेगा कि क्या कैलकुलेशन ले दी जाएगी। सिर्फ सवाल आता है, इसलिए अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। ये आता है, चलो देखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। गधे टाइम खा जाएगा ना, अगले 5 सवाल बिगाड़ सकने की ताकत रखता है। छोटे सवाल चार्ट में, और सबसे पहले सवाल होते हैं थियरी, जहाँ हर ऑप्शन भी पढ़ना पड़ता है। हर ऑप्शन थियरी का एक क्वेश्चन कई बार 4 क्वेश्चनों के बराबर होता है, वो 4 क्वेश्चनों के बराबर टाइम खा जाता है। पर हमें लगता है नहीं, थियरी पसंद है हमें तो थियरी करो, और पक्का -1 भी देके ही जाएगा। फाइनली खैर हेडिंग दे दीजिए बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ एवरीथिंग शुड बी आइडियल, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी नॉन विस्कस लिक्विड, किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, पाइप में फ्रिक्शन ना हो, फ्लूइड फ्रिक्शन ना हो, या नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल पता नहीं यहाँ जरूरी है या नहीं है। इनकम्प्रेसिबल का होना वहां तो जरूरी था, इतनी खैर इतनी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का होना कंटिन्यूटी इक्वेशन में तो जरूरी था, बर्नौली इक्वेशन में पता नहीं जरूरी है या नहीं, और ऐसी बारीकियों में जाना भी नहीं चाहिए। Basically, everything we should be able to apply energy conservation. We लिख दीजिए, it's based on energy conservation. That is, अगली लाइन में लिख दीजिए प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो P प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं ना, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल, जब पूरे कंटेनर की एनर्जी का सम कांस्टेंट है तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी का सम भी कांस्टेंट होगा ना। तो नॉर्मली ये ज्यादा पसंद किया जाता है, पर एक बार इसे वेट से डिवाइड करता ना, ईडी बाई एम सी करता, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर बाई एम जी करता, प्लस एम जी एच बाई एम जी करता है, एच आता। तो ये भी बर्नौलीज थ्योरम ऐसे भी लिख सकते हैं। वो पूछेगा आउट ऑफ द फॉलोइंग बर्नौलीज थ्योरम क्या है, और हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। जो ये बेसिक इक्वेशन है, तो किसी एक ही कॉमन फैक्टर से सबको डिवाइड कर दो, सबको या तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, या सबको मास से डिवाइड कर दो, या एमजी से डिवाइड कर दो। जब आप इसे वेट से डिवाइड करते हैं तो इसके डायमेंशन क्या है, हाइट, तो ये सब भी हाइट। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड, और इसको बोलते हैं प्रेशर हेड।
कुछ नहीं पूछेगा, डायमेंशन तो बोलेगा प्रेशर हेड पीवी बाय एमजी के डायमेंशन बता दीजिए। हाइट के इसके डायमेंशन से एल टू द पावर 1 है। ऑलराइट, सो बर्नौली स्केल में समथिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका तो न्यूमेरिकल आना लगभग तय है। इसकी एप्लीकेशंस लिखिए नंबर 1। इसकी एप्लीकेशंस लिखिए नंबर 1, ब्लोइंग ऑफ अ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। ब्लोइंग ऑफ अ रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, आंधी के समय ये पहाड़ी प्रदेश के अंदर छत है। आपको पता है अंदर तो वेलोसिटी लेस है, यहाँ तो वेलोसिटी करीब करीब जीरो ही है, और बाहर आती है तो ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो प्रेशर काइनेटिक एनर्जी और एक्चुअली प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेम, ज्यादा नहीं। सपोज हाइट का फर्क ज्यादा नहीं है तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सेम। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर एनर्जी कम है, तो यहाँ लो प्रेशर पर जाता है और फिर अंदर हाई प्रेशर पर जाता है। ये याद रखना जरूरी है। ये तो आपको याद रहेगा ही कि अंदर वेलोसिटी कम और बाहर वेलोसिटी ज्यादा। अब आपको बोलना पड़ेगा यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा, वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वहाँ प्रेशर एनर्जी कम। यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तभी तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर इसकी छत पूरी पूरी उड़ जाती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर छत पूरी उड़ जाती है। इसी पर बेस्ड है फ्लाइंग ऑफ अ जेट प्लेन। सॉरी, जेट प्लेन तो न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड होता है। अगली एप्लीकेशन है फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन। अगली अगली एप्लीकेशन है फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन। और एरोप्लेन इसके नीचे की तरफ वेलोसिटी लेस होती है, इसलिए यहाँ प्रेशर मोर होता है, और इसके ऊपर की तरफ वेलोसिटी मोर होती है, इसलिए प्रेशर लेस होता है। और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाई जहाज को मिल जाती है लिफ्ट। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। हमने कहा था थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हमारा पूरी छत ही ले बड़ा ऊपर वाला। तो देता नहीं है वो, प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर, इसको वी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। इसमें ये का सवाल दे देगा ना, ये दोनों पर न्यूमेरिकल बेस्ड, दोनों पर न्यूमेरिकल बनते हैं। और यहाँ अगर वेलोसिटी नहीं दी है तो उसको जीरो मान लो। इक्वेशन यही काम आएगी, वी वन माइनस वी टू इसको हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ये आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना होगा। इस पे न्यूमेरिकल आने की काफी स्ट्रांग संभावना होती है। कन्वर्जन अगर आप ध्यान से देखिएगा, कन्वर्जन सबको ग्राम डेंसिटी एयर की चाहिए शायद केजी पर मीटर क्यूब। ये हो सकता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देंगे, तो जो 1000 से मल्टीप्लाई करना उसे केजी पर मीटर क्यूब में लाना, यही कोई गलती हो सकती है, अदरवाइज तो कुछ पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक स्टैटिक कॉलम मान सकता हूँ, स्टैटिक कॉलम मान सकता हूँ, तो प्रेशर फोर्स अपन एरिया है, तो जो फोर्स है जिसको हम खाली लिफ्ट, एक प्रकार से डेल्टा पी इंटू ए। यहाँ पे एयर का स्टैटिक कॉलम हो गया ना, डायनेमिक तो नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस तो नहीं है, तो फ्लूइड स्टैटिक का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। अदरवाइज तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया वैलिड ही नहीं है। ये चलता है, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं नहीं लगा सकते क्योंकि ये हवा कंटिन्यूसली बह, इसमें प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया नहीं लगा सकते, इसमें तो लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर के लिए स्टैटिक कॉलम बन गया था और उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण उसकी छत उड़ गई। तो अगर कोई पूछता लिफ्ट निकालो और बोलेगा विंग स्पान, एस पी ए विंग स्पान इतना है, उसमें भी अगर तुम वेराइटी कर लोगे तो तुम परेशान होने लगोगे कि उसने एक ही पंख का एरिया दिया है कि दोनों का दिया है। जब तक अलग से कोई मैसेज ना दे वो दोनों का कंप्लीट एरिया ही देता है। तो भाई तो ये पूछेगा कि हवाई जहाज को ऊपर लिफ्ट कितनी मिली, अगर ऑप्शन न्यूटन में है तो भले ही नाम और कुछ लगा दे, कुछ भी बोले, कहेगा हवाई जहाज को थ्रस्ट कितना मिला, अब आपको थ्रस्ट आपके मास्टर ने पढ़ाया नहीं है, और ऑप्शन न्यूटन में है मतलब फोर्स मांग रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है मतलब शायद प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस मांग रहा है ना। फिर इसकी एप्लीकेशन में लिख दीजिए आप। फिर इसके इसके सवालों में एक मिनट क्वेश्चन लिखना जरा। एन एरोप्लेन इज एन लेवल फ्लाइट, और सब डेटा दिया हुआ है। एरोप्लेन इज एन लेवल फ्लाइट, जैसा कि एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल है।
तो लेवल फ्लाइट मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है वो mg के बराबर। ये जो हाफ जो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आएगा वो mg के बराबर इंटू ए, इसमें डेल्टा पी है इंटू एरिया। लेवल फ्लाइट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं है अभी, इसकी हाइट नहीं उठ रही है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो सिर्फ इसके वेट को बैलेंस कर, फिर फाइनली बोलते हैं वेक्टर मीटर। डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो रेट इन हॉरिजॉन्टल पाइप। डिवाइस यूज्ड टू मेजर फ्लो रेट इन हॉरिजॉन्टल पाइप based on formulation। एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को वेक्टोमीटर कहते हैं। फिर भी यहाँ से यहाँ तक ये इंस्ट्रूमेंट है, वेक्टोमीटर है। एक पाइप को हमने बीच में से काटा और ये इंस्ट्रूमेंट उसमें इंसर्ट कर दिया। अब फिर यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसका नाम है मैनोमीटर। ये जो वर्टिकल पाइप है इसका नाम है मैनोमीटर। यहाँ पर पानी कंटिन्यूसली रह रहा है, यहाँ एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है, और प्रेशर कम है तो यहाँ लिक्विड कम चलेगी। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है हमारे पास। एरिया एरिया वेलोसिटी मोर है, और वेलोसिटी मोर है तो प्रेशर लेस। एरिया लेस तो प्रेशर लेस। ये तो कहना शायद ठीक नहीं है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट हम इनमें ये बोलते हैं जहाँ एरिया ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, जहाँ एरिया कम होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। तो जो स्टैटिक से कहते हैं तो प्रेशर का मामला प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, ये तो ना बोल के कम से कम इतना तो बोल। देखो यहाँ एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो प्रेशर एनर्जी कम। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हाइट तो थ्रू आउट सेम ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज आ भी नहीं रहा। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि फ्लूइड डायनामिक्स में प्रेशर और एरिया में करीब करीब ये रिलेशन होता है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकता कायदे से, पर अप्रोक्सीमेटली बोल भी लेंगे तो चले। यहाँ एरिया कम है तो यहाँ लिक्विड कम चढ़ेगी, यहाँ एरिया ज्यादा है तो यहाँ प्रेशर, इधर स्टैटिक प्रेशर ये सब क्रिएट करेगा तो ज्यादा होना चाहिए। कभी इधर का एक्सट्रोजी इसको बैलेंस करेगा तो यहाँ पे प्रेशर को नहीं तो लिक्विड और ऊपर चढ़ेगी। इन दोनों तरफ चढ़ी हुई लिक्विड में जो डिफरेंस है वो एच से जो डिफरेंस है वो एच। पहले तो तुम्हें ये रटना है कि जहाँ एरिया कम है लिक्विड कम चढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जहाँ एरिया कम है वहाँ लिक्विड कम चढ़ेगी, जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ लिक्विड ज्यादा चढ़ेगी। दूसरी बात, इनका डिफरेंस, इनकी दोनों तरफ हाइट का डिफरेंस है, दोनों तरफ इनकी हाइट का डिफरेंस है। अब मेरा कहना है तुम बढ़ लो, तो तुम्हारी इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है ना ये, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है तो तुम ये इक्वेशन भी लगा सकते हो। तुम्हें अगर यहाँ वेलोसिटी दी और यहाँ निकालनी है तो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक इक्वेशन दूसरी है, इज इक्वल टू क्यू। क्यू को मैं डिस्चार्ज कहता हूँ, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट कहता हूँ, मीटर क्यूब पर सेकंड वाला। तुमको सपोज अपना आंसर A2 के टर्म्स में चाहिए, A2 के टर्म्स में चाहिए तो तुम V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर टाइप की चीज है। इन दो इक्वेशनों से क्या तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। ये कर लेंदी बनता है, अगर क्यों निकालने को सवाल आए तो मत करना क्योंकि वो काफी लेंदी पड़ेगा। खाली उसका फॉर्मूला निकालने को आए तो फिर भी रीअरेंज कर लेना। पर डेटा दिया हो, डिजिट दिया हो, तो इसके न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व नहीं करना है, हालांकि आपको पूरा करना आता है। एक्सपेरिमेंटर पे हमने खाली ये याद किया, नंबर वन इट बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम, नंबर थ्री हॉरिजॉन्टल पाइप है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। फिर हमने कहा कि जहाँ एरिया कम वहाँ प्रेशर कम, और वहाँ सड़ी हुई लिक्विड की हाइट कम, बस इतना पहचानना है। और एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है तो V2 यूज कर प्लस 2G लगा लेना, और A1 B1 A2 B2 तो आप लगा ही लेंगे। जहां भी आप बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं ना, आपको बर्नौलीज थ्योरम लगाना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें लेंदी इक्वेशन है PV या P plus half rho V square plus rho G as a constant. No one likes to solve, apply Bernoulli's theorem in a numerical. But everybody loves to use V square to U square plus 2G, वो कर लेना। कभी भी P
प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच एज अ कांस्टेंट मत लगाना, तुम बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा ला, तुम शायद ही कभी फेल, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल तुमसे बन जाएंगे। पर हाँ, ये टिपिकली लेंथी होते हैं। सिर्फ हवाई जहाज वाला और वो ब्लोइंग ऑफ ऑफ अ रूफ वाला न्यूमेरिकल पेपर में आने की संभावना है, इसीलिए प्रेजेंटेशन चेंज करेगा पर सवाल वही आएगा जिसमें इक्वेशन लग रही होगी p1 प्लस हाफ रो b1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो b2 स्क्वायर, क्योंकि उसने हाइट का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो आप भी फॉर्मूले में हाइट्स को जीरो ही मान लो, दोनों दोनों हाइट्स को सेम मान लो, कैंसिल कर लो। ऐसे ही हम एक एग्जांपल पढ़ा रहे हैं जिसमें वेलोसिटी ऑफ टेस्ला, वेलोसिटी ऑफ टेस्ला, इसी को टॉर्सली थ्योरम भी कहते हैं, टॉर्सली के नाम से कहा जाए तो। ये पानी इसमें भरा है, पूरा हाइट h है और यहाँ कंटेनर में 6 साइड में ओरिफिस है, और ओरिफिस से पानी की धार ऐसी बाहर निकल रही है। और ये तो मैं नॉर्मली जो यहाँ ये मानता हूँ कि यहाँ पर एरिया ऑफ टॉप जो है बहुत ज्यादा है, मच मच लार्जर देन एरिया ऑफ ओरिफिस है। और यहाँ वेलोसिटी एट ओरिफिस, वेलोसिटी एट टॉप इज ऑलमोस्ट जीरो, सामान्यतः यही माना जाता है। टॉप पर पानी की वेलोसिटी जीरो है, तो भाई वी स्क्वायर टू स्क्वायर और वी स्क्वायर टू जीरो स्क्वायर प्लस टू जी है। तो यहाँ से जो ओरिफिस से निकलने वाला जो पानी होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट टू जी एच। और अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं है तो ठीक है, पूरा ले लेंगे, हमारा क्या जा रहा है, हमको तो कोई दिक्कत है नहीं। a1 b1 इसको a2 b2 लगाना, जो फॉर्मूले वेंचुरी मीटर में आते हैं वही फॉर्मूले एग्जैक्टली इस न्यूमेरिकल में आते हैं, और कॉन्सेप्ट हर बार सेम है कि एक जगह वी स्क्वायर इसको यूज कर प्लस 2gh लगाना, बड़ा इस तरफ मत लगाना, और a1 b1 इसको a2 b2 लगा, बस। अभी इसमें हम आगे बढ़े, अभी पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसमें वाटर जेट कम्स आउट लाइक अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अगर इसको नीचे गिरने में टाइम कितना लगा ये करना है, तो टाइम का फॉर्मूला है √5/g, और y वो हाइट है जो अभी और गिरना बाकी है, ये अगर से करना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज gh into t, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी यही है जी, और जो टाइम है वो ये है √2g पर h माइनस h/g, इससे रेंज निकल आएगी। सपोज आपको रेंज निकालनी हो, टाइम तो ये है √2y/g √2h/g, जहाँ इतनी हाइट अभी गिरने बाकी है h माइनस h, और रेंज इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी अनचेंज्ड ही है और टाइम नीचे गिरने में ये लग रहा है। और कभी अगर कोई इसमें आपसे पूछे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, तो जैसा कि प्रोजेक्टाइल में होता था, ठीक बीचों बीच 45 डिग्री में मारते तो रेंज मैक्सिमम आती थी ना, ठीक बीचों बीच रेंज मैक्सिमम आती है। तो यदि ये छेद ठीक बीचों बीच हो, यदि स्मॉल h/2 के बराबर हो ठीक बीचों बीच, तो रेंज मैक्सिमम आएगी। और अगर न्यूटन्स लॉ की बात करूं, जो जेट चल रहा है, ये जो रिएक्शन का फोर्स मारेगा बर्तन पे, वो रो ए यू स्क्वायर होगा, यू इंटू डी एम बाई डी टी से। पानी जब बाहर निकलता है जेट पानी का यू वेलोसिटी से, तो उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए हो तो न्यूटन्स लॉ में पढ़ते हैं फोर्स है रो ए यू स्क्वायर। तो जो एक्शन से पानी आगे जा रहा है उस रिएक्शन से पूरा बर्तन पीछे जा रहा है। और इस तरह से, और इसमें कभी कभी वो पूछते हैं, कोई सवाल आपको दिखता है कि पानी को बर्तन में से पूरी तरह खाली होने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ छेद कर देते हैं। अब वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, कहीं भी आप इंटीग्रेशन देखें ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं। टाइम अगर इसमें लग रहा है पानी को खाली होने में टाइम, यहाँ तक कांस्टेंट टाइम की बात कर रहा है सब कभी, पर पूरा बर्तन खाली होने में या लेवल आधी होने में टाइम कितना लगेगा, वो सब बहुत सारे उसमें वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं, और वो नीट के स्तर के सवाल नहीं है, कृपया समझें। अब फाइनली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ विस्कोसिटी, यानी कि फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, जो आपको ज्यादा याद आना चाहिए, जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है वो कुछ माइनस थीटा के डी या डी एक्स वाला कुछ होना चाहिए। एफ का फॉर्मूला माइनस ईटा ए डी वी बाय डी वाई टाइप कुछ होना चाहिए, पर ये हमें थोड़ा कम याद आता है।
हमें तो सबको एक ही फॉर्मूला याद आता है, 6π/r भी। उसे तब लगता है जब स्फीयर क्लियर मेंशन हो। जब तक स्फीयर मेंशन ना हो तो शायद ये फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा भी ढूंढे आप तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि 6π/r भी तो नहीं लग रहा। पर फिर हम तो कुछ तो भी करके 6π/r भी लगा ही मारते हैं। हम तो बहुत क्रिएटिव इंसान, कुछ भी कर देंगे हम और 6π/r भी लगा देंगे, तो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसकी यूनिट है पर सेकेंड। जैसे L/r की यूनिट पर सेकेंड है, RC की यूनिट 1/सेकेंड है, 1/√LC की यूनिट पर सेकेंड। ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट भी पर सेकेंड। अभी माइनस साइन केवल इस बात को बताने के लिए होता है कि ये कॉस को, मोशन को अपोज कर रहा है। ये जो है लेयर का एरिया होगा। जो भी एरिया दे देंगे वही तो डालेंगे। वो बोलेगा कि नाव पानी के कांटेक्ट में है और उसका एरिया इतना है, लेयर का एरिया इन कांटेक्ट। जो एरिया देगा तो इसको 4πr² कभी मत लेना, फ्लैट एरिया होना चाहिए। इसका टिपिकली एक स्टार्टिंग सॉल्ट बोलता है यहाँ पे ग्लिसरीन और से टांगा हुआ है, लेकिन ये F1 में है। और ये डिस्टेंस डी बाय है। अब ये तो एफबीडी बना दो इसका फ्रिक्शन जैसे। जब ये इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन यहाँ काम करे। ये वन सी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं हो जाएगा। और टी ये वाला टी होता है टी का ए डीवी बाय ये वाला जो डिस्टेंस है ये डीएक्स डी वाई लिया जाएगा। और इधर वेलोसिटी में डिफरेंस, इन दोनों की वेलोसिटी अगर सेम ही रहेगी, कनेक्टेड बॉडीज हैं, एट एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी इज सेम। एक्सेलरेशन जीरो है तो भी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही। ये सवाल डेफिनेटली कुछ बढ़िया पेपर में बन सकता है, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा डिफरेंट होगा। विस्कोसिटी की यूनिट लिखिए, एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है। वैसे तो इस पर मिलते विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड है पास्क। पास्क एक अलग चीज हुआ करती थी। पार्सेक जो है इसमें आ रहा था ना, ये डिस्टेंस की यूनिट होती थी, आजकल सिलेबस में नहीं बची। यूनिट एंड डायमेंशन में से बहुत सारा मैटर हटा दिया गया है। पार्सेक और पार्सेक मिलते जुलते हैं। और डिस्टेंस की यूनिट है क्या होता है वो हमारे सिलेबस में अब नहीं बचा है। हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट देंगे काम टू थिंग। क्यों सोच सकते हो आप अचानक ये क्या दे दिया इन्होंने, कहीं कोई मिसप्रिंट तो नहीं है? यू आर ब्लडी नो बडी टू करेक्ट द प्रिंटिंग मिस्टेक्स। प्रिंटिंग मिस्टेक करेक्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर कंधों पे मत ले लेना। जहाँ जो छपा है बस फाइनल डिसीजन उसी के हिसाब से बोर्ड को लेना पड़ेगा। छपाई में अगर आर गलती से छपा है तो उनके बाप को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो सीजियस यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट है कि पास से उसी को पॉइजल कहते हैं। POISE, UILLE कुछ तो भी कर दीजिए, पॉइजल। ऐसा ही यूनिट है इसकी, पॉइजल है। सीजियस यूनिट है इसकी पॉइस। सीजियस यूनिट पॉइस है और पास से इसी को कहते हैं पॉइस। ये असल में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड है, और ये असल में 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। और जो एक इक्वेशन हुआ करती थी, 3πr⁴/8 हॉरिजॉन्टल कैपिलरी में से वॉल्यूम फ्लो रेट, मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं। और इवन रेनॉल्ड्स नंबर नंबर वगैरह भी सिलेबस में नहीं। चलिए आपको आता है तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। dV/dt रेनॉल्ड नंबर का ये फॉर्मूला है ना, कम से कम P/r⁴/8 तो डेफिनेटली फॉर्मूले सिलेबस में नहीं है। अगर आपको आता है और आपने सवाल किए हैं तो आप गधे थे, गधे ही रहेंगे। ठीक है, इसमें बस इतना से कुछ देखते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। रेनॉल्ड नंबर कम होता है तो फ्लो स्टडीज होता है। लेमिनार नंबर ज्यादा, रेनॉल्ड नंबर ज्यादा आता है। रेनॉल्ड नंबर ज्यादा आता है, कितना ज्यादा आता है मुझे उसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। अगर ये बहुत ज्यादा आता है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो उसका रेनॉल्ड नंबर कम आएगा, तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन रहने के ज्यादा चांसेस है। स्टेडी फ्लो रहने के लिए, स्टेडी फ्लो रहने के लिए रेनॉल्ड नंबर कम आना चाहिए।
तो ये कम हो, ये कम हो, ये कम हो, ये ज्यादा हो, तो फिर मोशन विल बी स्ट्रीम। जितनी विस्कस लिक्विड होगी उतनी देर तक उसका मोशन स्ट्रीमलाइन बना रहेगा। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड्स स्टेडीनेस टू द फ्लो। एनीवे, ये सब अब कुछ सिलेबस में नहीं बचे हैं। अब हम आ रहे हैं उस पे जिसको आपका हमेशा इंतजार था, और वो है इसको जैसे -6π r भी होना चाहिए, -3 इसको हम लोग फोर्स भी कहते हैं। माइनस साइन कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं। तो डी को कोएफिशिएंट और ड्रैग कह सकते हैं, क्या कोएफिशिएंट ऑफ ऑपोजिशन, डैम्पिंग कोएफिशिएंट कह सकते हैं। बस वो तो कुछ बोलेगा, इसमें बोलेगा बी के डायमेंशंस निकालो, तो मुझे क्या करना है, F/B। पर इसमें लिखना पड़ेगा कि भाई इसे तब होगा जब रेडियस दिया होगा। स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर स्फीयर। ये केवल स्फीयर के लिए वैलिड है। स्फीयर को वर्ड ढूंढना चाहिए वहां पर आपको, न्यूमेरिकल में स्फीयर वर्ड ढूंढिए। और यहाँ भी कौन सी वेलोसिटी है, बोलिए जल्दी से युवराज। हाँ, यहाँ भी टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। अकॉर्डिंगली हियर भी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट्स नॉट टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। अभी तो हमने टर्मिनल की कोई बात शुरू की ही नहीं है। जब इसको क्वेश्चन में कीवर्ड कीवर्ड इज लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग या डीप कॉलम। अगर लॉन्ग हो या डीप हो, देन इट इज द केस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अगर बोलता है लॉन्ग कॉलम में इसको मैंने छोड़ दिया लिक्विड के, तो फिर इवेंट पहले इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। पहले तो इसका एक्सेलरेशन जी है, जैसे ही छोड़ा तो इसका एक्सेलरेशन जी है, फाइनली इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। क्योंकि पहले एक्सेलरेशन है कुछ 9.8 नहीं, 8.8 या 7.8, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये देखो, इससे इससे एलपीटी में ये सब फोर्सेस बनेंगे। ये बनेगा 6πβr भी, और ये बनेगा थ्रस्ट डी इन डी एल जी। ये तो क्या पूरा ही आता है इसमें हमेशा, इसको थ्रस्ट ही लिख देता हूँ। अब थ्रस्ट तो कांस्टेंट रहता है, एम जी भी कांस्टेंट रहता है, ये वेरिएबल। तो जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। विस्कस फोर्स बढ़ रहा है तो नेट अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा है। नेट अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है, और इवेंचुअली जाके जीरो हो जाए। फिर से सुनो, एम जी कॉन्स्टेंट है, अपथ्रस्ट कॉन्स्टेंट है, अपथ्रस्ट एम जी से कम है, तभी तो सॉलिड अंदर डूब गई। और जो विस्कस फोर्स है 6π आ रही, वो तो शुरू में एकदम जीरो ही है। शुरू में तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो 6π भी बढ़ रहा है, और 6π भी बढ़ रहा है तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कम हो रहा है। ये ऊपर वाला फोर्स बढ़, नेट फोर्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ये तो लूप बना लेता है। इसका एक्सेलरेशन शुरू में 9.0 और फाइनली जाके जीरो हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी शुरू में जीरो थी और फाइनली जाके कहीं कांस्टेंट हो जाएगी। इस फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। भाई थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो इससे नीचे का फोर्स, सारे नीचे का फोर्स और सारे के ऊपर का फोर्स कैंसिल हो जाता है, बराबर हो जाता है। नीचे का फोर्स है एम जी, ऊपर का फोर्स है 6π प्लस डी डी जी। डीएल है लिक्विड की डेंसिटी या सॉलिड का वेट है। जब ये बराबर हो जाते हैं तब वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि अब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है और एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, और ये इक्विलिब्रियम आ गया है। इसका नाम हालांकि डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और ये इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो। तो हो सकता है वो कहे तुम एक्सेलरेशन का तो ग्राफ, तो मैं तुम्हें दो ही ग्राफ रटाएगा, तो आएगा तो क्वेश्चन इसी पे, बस तो पलट रहेगा। वो हो सकता है बोले कि नेट फोर्स का ग्राफ बना, तो नेट फोर्स का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। अगर ऊपर विस्कस फोर्स का ग्राफ बना, तो विस्कस फोर्स तो 30 हो रहा है,
यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग ही बात हो गई। इसका फोर्स प्लस अपना कांस्टेंट, फोर्स इसका तो mg माइनस अपना 6 और ये भी दोनों कांस्टेंट ही है, तो mg भी कांस्टेंट है और अपथ्रस्ट भी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा इसका। अच्छा हाँ, ये तो बात सही है, यू आर राइट, दैट्स राइट। ये पर बेटा ये दोनों तो फिर भी कांस्टेंट है भाई, बाद में हाँ 6 पाई आरबी से या तो निकाल देंगे, पर हाँ वेलोसिटी का ग्राफ पता है ना, सही बात है, दैट्स राइट, गुड, थैंक यू, दैट्स राइट। ये फॉर्मूला टर्मिनल के बात का नहीं, ये हमेशा है। अच्छा मैंने इक्वेट तो किया है, ठीक है, ठीक है, बात का ये छोड़ देते हैं। जो विस्कस फोर्स है 6 पाई आरबी का फॉर्मूला है, और जो वेलोसिटी का ग्राफ है वही विस्कस फोर्स का ग्राफ। तुम्हें एक्सेलरेशन का ग्राफ पूछता है, तुम्हें वेलोसिटी का ग्राफ पूछता है, पर हो सकता है वो ये चीज पलट दे जिसका ग्राफ पूछता है, सवाल तो यही आएगा, सवाल तो यही आएगा, पर वेरिएबल बदल देगा। नेट फोर्स का ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ ए को मैच करेगा, और विस्कस फोर्स का ग्राफ पूछेगा तो वेलोसिटी के जैसा, वो सब आपको ध्यान से देखना पड़ा होगा, ठीक है। इसमें फिर हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ, हाँ हेडिंग दे दीजिए, डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो भाई ये एनपी है, ये अपथ्रस्ट है, और ये विस्कस फोर्स है, और टर्मिनल वेलोसिटी पे तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, और एफ प्लस यू इक्वल टू एम भी। और पहले तो मैं एक मिनट आपको जरा यह विस्कस फोर्स के बारे में लिखवा दूँ, वो है एम जी माइनस अपथ्रस्ट, तो वो है वी डी एल जी माइनस वी डी एल जी। मी 21 पे जब मेडिकल आया था मैं वो बात कर रहा हूँ। इसको लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो जो विस्कस फोर्स है ना, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद जो विस्कस फोर्स है वो इतना है। उन्होंने यही पूछा D21 में, बस इतना तो ही पूछ लिया। डीएल यानी लिक्विड की डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम की, डीएस यानी स्फीयर वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है। अब मैं एक्चुअली उस डेरिवेशन पे जा रहा हूँ, जब आप इसमें सिर्फ फोर्स को लिख लेंगे 6 पाई का टी लिखेंगे, और एम सी हो जाएगा ये वी डी एस जी माइनस वी डी एल जी, और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो टर्मिनल वेलोसिटी का सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, अधिकांश क्वेश्चन रेशो वाले आते हैं। रेशो वाले आएंगे तो अच्छा है, काफी कुछ कैंसिल हो जाएगा, कभी वो खाली आर को वेरिएबल बना देते हैं, ये रेशो कैंसिल हो जाता है, कभी वो इनका मीडियम चेंज कर देते हैं, तो खाली ये टर्म आता है ऊपर ds1 माइनस dl1 अपॉन ds2 माइनस dl2 रेशो। और कैलकुलेशन का देंगे तो सवाल डेफिनेटली फिर लेंदी जाएगा, रेशो वाला हो तो कर लेना, कैलकुलेशन वाला हो तो मत करना, है ना। ये अलग से पहचानिए है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में जी तो न्यूमरेटर में ही आएगा, जी ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी, और साइज ज्यादा होगा तो बड़ी बूंद की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होती है। आसमान से जब बूंद गिरती है तो छोटी जो ड्यू होती है, मिस्ट होती है, वो तो बहुत धीरे धीरे गिरती है, और बारी भारी बड़ी बड़ी बूंदें जो है बड़ी तेज आ रही होती है, बड़ी बूंद की वेलोसिटी ज्यादा होती है, साइज पे डिपेंड करता है, पर आर क्यूब पे नहीं, आर स्क्वायर पे। वही आपको सब किसी तरह याद करना पड़ेगा, ये डेरिवेशन तो एग्जाम हॉल में आपसे नहीं हो पाएगा, रीअरेंजमेंट इसे याद ही करना पड़ेगा। इसको ये बोलते हैं तू नहीं याद होता कभी नहीं, तू नहीं, 2/9, 2/9। ऑलराइट, इसमें ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला भी कई बार ना लगाना पड़े, क्योंकि वो तुम्हें कुछ अलग ही दे देंगे, अभी सवाल नया भी हो जाएगा, खतरनाक भी हो जाएगा। वो बोलेंगे साहब आज से, अच्छा एक तो पहले हेडिंग फिर से दे दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास, एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास। अब अभी अपना याद है ना, 6 पाई आर बीटा dt इज इक्वल टू mg into 1 minus dl by ds आया था।
बस आर स्क्वायर की बात ही नहीं की उन्होंने, ऑप्शन में मास दिया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपकी आदत है आर स्क्वायर वाले की, आप परेशान हो जाओ। अगर ऑप्शन में सिर्फ मास ही मास दिया है भाई, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू m by r इन दैट केस। टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। वो जो पूरा फॉर्मूला था 2/9 r स्क्वायर ds माइनस dl इंटू g बाई ईटा, मतलब ये भी अपने आप में वैलिड है, ये भी तो वैलिड है, m r क्यूब होता है ना, ये भी सही है, r क्यूब बाई r यानी r स्क्वायर ही तो होगा। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, पर एकदम से क्लिक नहीं करते, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो अब सवाल ऐसा दे देता है कि आज से बोले विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हो गया केवी क्यू या एम जी, और कहता अच्छा फर्क को निगलेक्ट कर दो, तो एकदम ही नया सवाल हो गया। हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला काम थोड़ी ना आएगा। बोल रहे जो विस्कस फोर्स है उसका फॉर्मूला है केवी क्यू एंड निगलेक्ट ऑफ थ्रस्ट। तो आसान हो गया कि कठिन हो गया? आसान हो गया, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम में तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो वी क्यूब इक्वल टू एम जी बाई के, और बस वी इज इक्वल टू एम जी बाई के दी पावर 1/3, बस यही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी में आपको पता है, टर्मिनल वेलोसिटी में आपको पता है कि अगर 100 फ्लोर पे हम खड़े हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग के 100 फ्लोर पे खड़े हैं और वहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, तो उसके बाद बी स्क्वायर इज यूज कर प्लस 2g फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वार्निंग लिख दो। वंस टर्मिनल वेलोसिटी हैज बीन अटेन्ड, its acceleration is zero. Once terminal velocity has been attained, its acceleration is zero, and v square is equal to u square plus 2gh cannot be applied. कभी गलती से धोखे से लगा देते हैं, v square is equal to u square plus 2gh cannot be applied. एक बार टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए उसके बाद आप v square is equal to u square plus 2gh नहीं लगा सकते। ये सब और नए क्वेश्चन है। What is the expression of terminal velocity? The expression of force, expression of viscous force, expression of viscous force once terminal velocity has been attained. Viscous force तो कभी नहीं होता, 6πr v अब ये vt होगा, अब ये होगा 6π बीटा r into 2/9 r square into ds minus dl into g by beta। ये टर्मिनल जो विस्कस फोर्स है दैट प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। विस्कस फोर्स जीरो नहीं होता है, नेट फोर्स जीरो होता है, विस्कस फोर्स कभी जीरो नहीं होता, अभी तो विस्कस फोर्स मैक्सिमम होता है। नेट फोर्स का तो एक ही फॉर्मूला एम है, यदि ए जीरो तो नेट फोर्स जीरो। फिर कहता है अगला क्वेश्चन, राइट एक्सप्रेशन ऑफ पावर once terminal velocity has been attained। Find expression of power once terminal velocity has been attained, so power is equal to v, so भाई r क्यूब into v square और 5 2018 का सवाल। हम तो घबरा जा रहे हैं, तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। पावर पूछ रहा है, पावर को तोड़ोगे तो दिमाग चलेगा, और पहले एकदम सांस रुक गई घबरा गए तो फिर दिमाग नहीं चलेगा। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए ना, तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी आ गई और ऑब्जेक्ट 100 माले से ग्राउंड फ्लोर पे गिर रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाइट तो कम हो ही रही है, तो यही गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। वेलोसिटी तो नहीं गेन कर रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सारी की सारी एनर्जी जा कहाँ रही है? हीट पैदा करने में। सर लिख दीजिए, once terminal velocity has been attained, the drops lose gravitational potential energy but does no increase in Ke। पोटेंशियल जी में लॉस तो है पर के में गेन नहीं है।
This is being converted to heat. This is being converted to heat. और फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने आता है विस्कोसिटी के बारे में। चलिए फिर एक आध पॉइंट जरा मैं लिखवा दूं। पहले तो मैंने कहा था ना डीप और लॉन्ग वाली जब बात करी थी ना, जब भी वो कहता है ना लॉन्ग कॉलम, तो लॉन्ग कॉलम मतलब ऑफकोर्स वेरी लॉन्ग, और फाइनली इस पे टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए। अगर बोलता है डीप लेक में मैं ले जाके एक बलून छोड़ देता और जो ऊपर उठने देता, तो इवेंचुअली क्या होगा, फाइनली इसमें टर्मिनल वेलोसिटी है। शुरू में इसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी, फिर वो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो लिख लीजिए डीप ऑब्लिक लॉन्ग ऑलवेज इम्प्लाई टर्मिनल वेलोसिटी एट द एंड। डीप बोले या लॉन्ग बोले, ऑलवेज इम्प्लाई टर्मिनल वेलोसिटी एट द एंड। हम ईएमआई के चैप्टर में भी इसे पढ़ते हैं। एक बोलते हैं, एक बार तो ये बोलते हैं कि नहीं मैग्नेट पे हम टपका दिया, और एक बार बोलते हैं कि एक नॉन प्रॉपर्टी हो गई, इसमें से एक मैग्नेट को टपका दी, इसमें तो ए लेस देन जी होगा, पर यहाँ ए फाइनली इक्वल टू जी हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का केस आ जाएगा। ये कीवर्ड है। अगर बोले ठीक है और यहाँ को छोड़ दिया, एक फाइनली इसकी वेलोसिटी, फाइनली इसकी वेलोसिटी टर्मिनल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। पहले बीच में क्या होगा नहीं पता, पर फाइनली तो शायद शुरू में बढ़ेगी, मैक्सिमम ही होती है एक्चुअली। ऐसा ग्राफ बनेगा, वेट कम है तो वेट कम है और अक्सर ज्यादा है तो नेट फोर्स ऊपर ऑलरेडी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। और जैसे जैसे ऊपर उठेगा इससे विस्कोसिटी फोर्स बढ़ेगा। हमें फाइनली ये क्या बनेगा, शायद इसका ऐसा बनेगा, ये फाइनली टर्म है। और अदरवाइज तो इसको वेलोसिटी का ग्राफ बनते ही था, पहले जीरो और बाद में बढ़ के मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम और बाद में बढ़ के घट के टर्मिनल। डीप है तो टर्मिनल तो बाद में आएगी, कि वो घट के टर्मिनल हुई है कि बढ़ के टर्मिनल हुई है हमें मतलब नहीं। उससे तुम्हारे ऑप्शन एलिमिनेशन में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। पूरी लॉजिक नहीं आती, नया सवाल आया है कहाँ से पूरी लॉजिक लगा लेंगे। अगर एकदम नया सवाल आया है और तुम उसे पूरी लॉजिक से समझना चाह रहे हैं, तो तुम सिर्फ अचार की लॉन्ची, तुम किसी काम के नहीं। पूरी लॉजिक लगाओगे वो भी एग्जाम हॉल में, तुम ही पैदा हुए हो। फिर खेल सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन का ही है, नया सवाल है तो छोड़ना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन में देखना है, इतना सा भी पता। थोड़ा भी हिंट हो तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हमारा काम चल जाता है। डीप वर्ड है या लॉन्ग वर्ड है, तो अल्टीमेटली तो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। विस्कोसिटी के बारे में कुछ एक दो लाइनें आपको ये लिखवानी थी, ये लिख दीजिए। with with increase in temperature, with increase in temperature, viscosity of liquids decreases, but in gases increases. मतलब ये अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली नीट के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ गया। विस्कोसिटी इन गैसेस प्रोपोर्शनल टू एब्सॉल्यूट टेम्परेचर, शायद सीआरएमएस जैसे, पता नहीं क्यों, तो वहाँ रूट थ्री आरटी बाय होता है ना। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे, और विस्कोसिटी इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, तो लिक्विड्स की तो विस्कोसिटी कम हो ही जाएगी। काफी हीट कर दें तो हम तो जानते हैं बहुत सारी विस्कस लिक्विड्स का कोई फिर मीनिंग ही नहीं रह जाता, उसमें विस्कोसिटी बचती ही नहीं है। काफी हीट कर देते हैं तो लिक्विड विस्कोसिटी बचती नहीं है। हाँ, देसी घी में तले हुए समोसे खाता हूँ मैं के लेके, तो घी जब निकाला है तो हाईली विस्कस है, और बाद में तो उसमें कोई विस्कोसिटी बची नहीं है, तो कढ़ाई में पूरा तेल जैसे ही हो गया, पानी जैसे ही हो गया। तो
टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी लिक्विड्स की तो डेफिनेटली कम होती है। किसी तरह आपको याद करना पड़ेगा, गैसेस में उल्टा होता है। विस्कोसिटी सीआरएमएस पे डिपेंड करती है शायद। सीआरएमएस में भी रूट आता है, यहाँ भी रूट किया। और वेरिएशन ऑफ प्रेशर और ऐसा है जो मैं पढ़ाई की। अब फाइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है सरफेस टेंशन। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, property of free surface of a liquid surface, property of free surface of a liquid surface at rest, free surface of a liquid column at rest. ये ये जो मॉलिक्यूल है ना, बस ये मॉलिक्यूल है ना टॉप पे, बस ये बना रहा है सरफेस फिल्म। ये बना रहा है सरफेस फिल्म, एक ही प्रॉपर्टी है। भाई ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये जब हवा, बस इनकी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। अंदर के मॉलिक्यूल कोई टेंशन में नहीं है। फ्रंट पे तो ये घर वाले माता पिता है ना, ये संभालेंगे ना दुनिया। इनको बेचारों को टेंशन है, हम तो अंदर बैठे हैं छुप के, हमें क्या पता। घर के अंदर बैठे, अंदर के मॉलिक्यूलों को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बाउंड्री है, जहाँ दो अलग अलग मीडियम्स हो, एयर और लिक्विड की बाउंड्री हो, वहां के मॉलिक्यूल सरफेस फिल्म बनाते हैं और उनकी एनर्जी को सरफेस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, energy of molecules in the surface film is called surface energy. और फिर हेडिंग दे दीजिए फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो भाई अगर सरफेस टेंशन होता है उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, होता है फॉर्मूला टी इनटू एन, एन इफेक्टिव मोल देखो। सी जैसे फॉर्मूला होता है के एक्स, कम से कम कन्वर्शन फैक्टर वही है, 1 न्यूटन पर मीटर, 0 पर सेंटीमीटर। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो फोर्स कांस्टेंट होता है, वैसा ही कुछ फॉर्मूला सरफेस टेंशन का है, एटलीस्ट कन्वर्जन फैक्टर और डायमेंशंस के लिहाज से। इस पे तो मैं बात में आऊंगा, पहले मैं आपको ये बताना, इसका थोड़ा ओरिजिन समझाना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन का फोर्स ओरिजिनेट कैसे होता है। तो भी देखते हैं of surface tension originates with the molecular attraction। ठीक है, it originates due to intramolecular attraction of other molecules in the top orbital layer। ये टॉप ऑर्बिटल लेयर है ना, इसको यहाँ के मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ के भी अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए ये टेंशन है कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। ये सरफेस की टेंशन कि मैं ये कोचिंग जाऊँ कि ये कोचिंग जाऊँ, और 2-3 साल तो हमारे नॉर्मली इसी में निकल जाते हैं। ये टेंशन में है, मुझे ये लिखवाना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है। देखिए डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, हेडिंग दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए। डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द surface, tangential to the surface in a direction so as to contract the film, the area, in a direction so as to contract। Tangential important है और contract important, tangential important है और contract important। ये काफी लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले में आएंगे और बहुत स्कोरिंग है, और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस। फ्लूइड स्टैटिक्स में तो सवाल ऑलमोस्ट तय है कि नहीं आएगा,
कम से कम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन की तो खैर गारंटी है कि अब नहीं आएगा। बहुत पागलपन आपकी कोचिंग ने भी कर लिया, आपने भी कर लिया। और ठीक है, जैसे वो होता है एक सुई है, सुई को पानी में ऐसे डुबो दिया, सुई को पानी में ऐसे डुबो दिया, और सुई की डेंसिटी तो 8 है। आप, पानी की डेंसिटी तो 1 है, सुई स्टील की बनी है, 7.8 है। तो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसे तो डूब जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, पर बेशरम है फिर भी तैर रही है। ऐसे ही बनना है अपने को। बाकी यहाँ सरफेस टेंशन का फोर्स यहाँ काम करता है टी है, और यहाँ ये काम करता है टी, और यहाँ काम करता है एम सी। इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है एम जी स्टील। ये टेंजेंशियल है, अगर इसको और बेटर समझना है तो ऐसा मानिए कि ये ऐसा है, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स ऐसा भी हो सकता था, सब कुछ ये पूरे से ऊपर उठाना चाहता है, ऐसा ऐसा ऐसे खोल देना चाहता है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट वाली बात में समझाना चाह रहा है। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट वो उतना डीप समझने की जरूरत भी नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम तो अल्टीमेटली आ ही रहा है, उसने कहा है फ्लोट, फ्लोट कर रही है नीडल, फ्लोट इज द की वर्ड। नीचे का फोर्स तो इस चैप्टर का फोर्स, एम जी छोड़ इस चैप्टर का फोर्स। इससे मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ इस चैप्टर में, भाई सरफेस टेंशन के फोर्स को मैंने कहा था टी टू एल, एल इफेक्टिव लिखवा दिया था। इफेक्टिव लेंथ हेडिंग दे दीजिए, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव स्ट्रक्चर thin wires, for the structures made of thin wires, 2 into 10। अब अभी कोई दिमाग नहीं रहता, मैं डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना, अब हमने शॉर्टकट डेवलप कर लिया। फॉर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ क्ले, पूरी पूरी clay, यहाँ पर एक खाली पेरीमीटर, यह एल इफेक्टिव खाली पेरीमीटर, ये एक रिंग दी है मैंने, अंदर का आर और बाहर का आर ठीक, तो अंदर का आर और बाहर का आर देते हैं, या चलो मेरा क्या जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ एफ का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला का टी इंटू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई। टी इंटू एल अंदर का और टी इंटू एल बाहर का। मेरे को तो पहले ये वाला भी होगा। बहुत थिन मान लेता मैं ऐसे, बहुत थिन मान लेता तो फिर आपको सिर्फ 4 पाई R, 2 into 2 पाई R मिलता। तो डबल। और अगर ये डिस्क का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, अगर ये स्क्वायर, हाँ ओरल दिख रही है, तो ये लेंथ ऑफ साइड एल है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेयर एट विच द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन एक्ट विल बी 8 है। ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, तो ऐसा बस ब्रैकेट में लिख दीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे ज्यादा मत सोचिएगा, परेशान भी हो सकते हैं आप, दिमाग मत लगाइए ज्यादा। स्टोर्ड एनर्जी है, एनर्जी है कुछ, अट्रैक्टिव फोर्सेस के बावजूद ये एनर्जी आई है। तो इलास्टिक पोटेंशियल कभी कभी इसका नाम दिया जा सकता है, पर इसका मतलब है कि आप इसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर ले लें, ब्रैकेट में लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, डू नॉट अप्लाई हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने बिल्कुल फंडामेंटली वो सही तो है, पर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एफ इनटू, एक एफ का फॉर्मूला टी इनटू एल था ना। ये जो एनर्जी है या तो वर्क, वर्क इस चैप्टर में वो टी इनटू डेल्टा, जो सरफेस एनर्जी है वो टी इंटू डेल्टा, ये तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ चाहिए तो टी इंटू एल, और सरफेस एनर्जी चाहिए तो टी इंटू डेल्टा है। फॉर अ फिल्म ऑलवेज कंसिडर ट्वाइस ए
because the film has two surfaces. One at the top, one at the bottom. बोले बिकॉज से मतलब नहीं, हम ये टू से मल्टीप्लाई करना ना भूल जाएं। ज्यादा 90% क्वेश्चंस पे टू से मल्टीप्लाई करते हैं, 10% क्वेश्चंस पे टू से मल्टीप्लाई नहीं करते। वो थोड़ी सी इशू रहती है कि कहाँ टू से मल्टीप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। आपको न समझ में आए कि करना है कि नहीं करना, तो आप प्लीज कर दीजिए। वो बताते हैं फिल्म का एरिया इतना है, तो चेंज करके अब मैंने इतना कर दिया, तो A1 निकाल लेना L1 इंटू V1 से, A2 निकाल लेना L2 इंटू V2 से। तो नया लेंथ वेट दे देगा, पुराना लेंथ वेट दे देगा, आप चेंज एरिया निकालना, इसे टू से मल्टीप्लाई कर देना, ये डेल्टा आ जाएगा। इसको टी से मल्टीप्लाई कर देना तो वर्क डन आ जाएगा। दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं, एक है फोर्स P इंटू एल और एक है एनर्जी T इंटू डेल्टा। इसमें भी ब्रेक वाली चीज टू से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें फिल वाली बात है तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज टू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। और मैंने तो कहा है कि अगर आपको ना समझ में आए तो आप टू से जरूर मल्टीप्लाई कर देना। तो हेडिंग दे दीजिए, वर्क डन इन ब्लोइंग अ सो बबल। वर्क डन इन ब्लोइंग अ सो बबल। सो बबल में लिख देते हैं दो बाउंड्रीज, एक एयर यहाँ बाउंड्री, यहाँ बाउंड्री। तो सो बबल भी तो फिल्म से ही बना है ना, एक फिल्म को मोड़ के ऐसा बबल बना दिया। तो इसमें जो इफेक्टिव 2 into 4 पाई, तो वर्क डन है 3 डेल्टा ए, आपने क्रिएट किया तो उससे पहले बबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, अब आपने इसका एरिया को पूरा पूरा बबल ही क्रिएट किया है, तो इतना वर्क आपने किया। फिर लिख दीजिए, वर्क डन इन चेंजिंग diameter of a soap bubble from D1 to D2. Work done in changing diameter of a soap bubble from D1 to D2. चेंज है कीवर्ड। तो ये जो वर्क डन है ना, वो है पाई R2 यानी D2/2 का ऐसा माइनस R2, ये आंसर आ जाए। सो बबल तो है ही, तो 4 की जगह 8 तो आएगा ही। उसे रेडियस नहीं दिया, डाया दिया, तो मैं डायमीटर का टर्म ले आऊंगा। ये है वर्क डन। सवाल की लैंग्वेज आप समझ आएंगे कि R1 से बढ़ा के R2 करना है। कभी को कभी ना पूछता है, सब पूछ लेता है, तो वो R2 स्क्वायर में स्क्वायर, कभी रेशो पूछता है, कभी डिफरेंस पूछता है। तो डिफरेंस पूछ रहा है कि रेशो, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये वॉल्यूम के टर्म्स से, तो वॉल्यूम शायद क्यूबिक फुट होगी, रेडियस से वॉल्यूम पे जाऊंगा तो क्यूबिक रूट पे जाऊंगा, और रेडियस का स्क्वायर आना है तो कुछ कर लेगा। और जो वॉल्यूम का रेशो है वही मास का भी रेशो बोलेगा। मेरे को मास ब्लो करने की प्रॉब्लम याद मत करना, सब बेसिक से करना। बोलेगा मास M1 का बबल ब्लो करने में इतना वर्क करना पड़ता है, मास M2 का बबल ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो तुम मास से रेडियस निकालना, और तुम हमेशा खाली इससे डिसीजन ले। यही वेराइटीज कर सकता है, या तो वो डिफरेंस पूछता है, या वो रेशो पूछता है। मासेस देके रेशो पूछता है, या वॉल्यूम देके रेशो पूछता है, या रेडियस देके रेशो पूछता है, या सरफेस एरिया का रेशो देके वर्डन का एरिया पूछे। सरफेस एरिया का तो यही आएगा नहीं, ये तो ये तो यही आता था, और वो एरिया ही दे देगा, और फिर भी तुम उसका कुछ ना कुछ कर ही डालोगे। अगर एरिया से रेशो देता था तो कुछ नहीं कर। Get the work done to blow a soap bubble of area 8 and then the work done to blow a soap bubble of area 16। रेशो ले रहे हो तो वो टू टू भी कैंसिल ही हो जाएगा ना। अगर रेशो ले रहे हो तो टू थोड़ी ना बचे। वो जरा सी चीज के कितने सारे सवाल और बन गए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हेडिंग दे दीजिए, some small drops combined to form a big drop। काफी इंपॉर्टेंट है, some small drops combined to form a big drop।
कई छोटी छोटी बूंदें मिलकर छोटी छोटी अंदर है। पहली बात तो ये है कि surface area of the bigger drop is lesser. Surface area of the bigger drop is lesser. क्योंकि हमको इस मेमोरी मेमोरी से नहीं बोलना है, बोलना है अंदर छोटी बूंदों का तो एरिया में छू ही नहीं पा रहा ना, कुछ बूंदें तो अंदर ही समा गई। एक बड़ी बूंद का सरफेस एरिया कम है, तो बड़ी बूंद में एनर्जी कम होती है। वो मैं अलग से लिखवाऊंगा, जब कई छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती है तो एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, मैं अलग से बात करूंगा। बस मुझे ये याद करना है, बड़ी वाली तो फोकी है। ये हर एक में ऐसे इंडिविजुअल, इसमें सबकी ओरिजिनलिटी इंडिविजुअलिटी है, सब में कुछ अपना गुण है। बड़े में मिल गए तो अपना क्या ही अस्तित्व है। इनका एरिया ज्यादा है, इनमें एनर्जी ज्यादा है, एक में एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो भैया वो तो पूछता है कि व्हाट द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी। ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक बड़ी अपॉन एक छोटी मांग रहा है कि एक बड़ी अपॉन एन छोटी मांग। एक बड़ी अपॉन एन छोटी, ये लिख दो, स्मॉल अपॉन वन बिग अपॉन वन बिग। इसका एरिया क्या, एरियाज का रेशो और एनर्जीज का रेशो क्या है। और यहाँ पे एन स्मॉल अपॉन, नहीं, स्मॉल अपॉन वन बिग। ये आप ध्यान से देखिएगा सवाल में कि अननोन क्या है, ऐसा लिख दीजिए और कुछ भी मत करिए। सवाल में आपको ये देखना है कि उन्होंने मांगा क्या। इनके एरियाज का रेशो मांगता है और इनकी एनर्जीज का रेशो मांगता है, और रेशो जब मांगता है तो टू का लफड़ा कभी नहीं बचता, तो कैंसिल ही हो जाता है ना। तो याद तो आपको यही कर, पहले तो आपको यही याद रखना है कि वॉल्यूम कंजर्वेशन से सवाल होगा। और फिर जो डेंसिटी है, इसका मेरे को सबसे सुंदर फॉर्मूला ये पसंद है, वन बाय स्मॉल आर वन बाय कैपिटल आर, वेयर डी इज वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, जिसे कि आप 4/3 आप डी कह सकते हैं। अगर आपको रटना ही है तो डेल्टा एरिया वो एक्चुअली तो है इन छोटी छोटी बूंदों का एरिया, एक छोटी छोटी एन छोटी छोटी बूंदों का एरिया माइनस बड़ी बूंद का एरिया। एन छोटी छोटी बूंदों का एरिया माइनस एक बड़ी बूंद का एरिया। या तो इस बेसिक से चिपक जाओ, या तो इससे करो, और या फिर इससे, आपकी मर्जी। इसमें भी फाइनली वही यूज करना पड़ेगा कि बड़ी बूंद का रेडियस छोटी बूंद का रेडियस, इनसे भी सारे आंसर आ जाएंगे। ये डिफरेंस है, वो रेशो की बातें कर रहा था। एन छोटी बूंदों का एरिया माइनस एक बड़ी बूंद का एरिया। फिर शायद ये याद कराना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इसका आने की संभावना है ज्यादा। इसे चेंज इन एरिया को आप ऐसा याद कर रही हैं तो अच्छा है। न्यूमेरिकल में वो एक दो तीन में से कोई दो ही चीजें देंगे। ठीक है ना? और जो एनर्जी, जब क्वेश्चन ये है, अब देखो, जब एक बड़ी बूंद को जब हम स्प्रे करते हैं मच्छर मारने के लिए तो ठंडक पैदा होती है ना, ऐसा लिखो। when one big drop is broken into when one big drop is broken into large number of small drops, cooling is produced। ठंडक पैदा होती ही है, हमको तो फॉग याद है। when one big drop is broken into n n small drops, हाँ, मच्छर मारने के लिए हिट कर रहे हैं तो ठंडक तो पैदा हो ही रही है, मच्छर भी ठंड से ही मर रहा है। ऐसे में फाइनली ये जो मेरे शरीर में ठंडक पैदा हुई थी, ये एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर लेगी ना। लिख दीजिए, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू कम टू सेम टेम्परेचर। तो कीवर्ड आ गया इसमें एब्जॉर्ब। जब कई छोटे छोटे बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो हमको ये याद करना, एनर्जी एब्जॉर्ब। कई छोटी बूंदें में नहीं, एक बड़ी को जब तोड़ते हैं, एक बड़ी को तोड़ते हैं जब कई छोटी छोटी बूंदों में, एनर्जी एब्जॉर्ब।
और ऐसा ही लिख दीजिए, when large number of small drops combine to form a big drop, energy is released. अब तो उसका उल्टा होना ही है, पूरा एक बोलो फिर पूरा उसका दूसरा बोल दो, तो एनर्जी इज रिलीज्ड, which may appear in the form of rise in temperature, which may appear in the form of rise of temperature. तो भाई थ्री टी वन बाय स्मॉल आर माइनस वन बाय आर इक्वल टू 4.2, तो एम एफ कितना देगा? अगर राइज इन टेम्परेचर निकालना है तो तुम्हारा जूल नहीं आएगा, टी डेल्टा, ये टी हो गया और ये डेल्टा ही हो गया, ये तो जूल नहीं आएगा, एम एफ कितना देगा? शायद कैलोरी में आएगा, तो कैलोरी को जूल में ले जाने के लिए 4.2 से कन्वर्ट करेंगे ना, इसी को जे कह देते हैं। थ्री टी डी इससे आपका आंसर आ जाएगा जो हम चाह रहे थे। मास को लिखना है कैसे, वॉल्यूम 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 कैंसिल हो जाएगा, इसमें थ्री ही आएगा, थ्री वाला ऑप्शन। यदि ये बोलता कि बूंद में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ, या बूंद में सॉरी वेलोसिटी कितनी आ गई, तो में से हाफ एम बी स्क्वायर से कर सकते हैं, तो फिर ये सिक्स वाला आंसर आता है, रूट के अंदर सिक्स वाला, थोड़ी करना होता है। अगर राइज इन टेम्परेचर मांग रहा है तो एक ही ऑप्शन शायद कई बार देते हैं जिसमें थ्री हो, बस वही मार दीजिए, पूरा रीअरेंज नहीं करना, सिर्फ इस थ्री को पहचाने। ऑलराइट, फिर हेडिंग दे दीजिए, आइसोथर्मल कंडीशंस इन वैक्यूम, आइसोथर्मल कंडीशन इन वैक्यूम, ये प्लस ये इक्वल टू ये, इससे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ स्क्वायर रटना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं बोले तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से R1 क्यू प्लस R2 क्यू, इजोथर्मल भी बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलना तो जरूरी है, तो पी भी आ जाता है, पी में से एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ाया नहीं है मैंने। हाँ, और चलो पहले मैं पढ़ा ही देता हूँ, ये इंटरफेस, अगली हेडिंग है इंटरफेस। ये वो अलग कीवर्ड नहीं है, ये टच कर रही है डबल बबल, तो डबल बबल में 40/R माइनस 40/R2 इसी को 40/R इक्वल, इससे 1/R इक्वल का फॉर्मूला आता है 1/R1 माइनस 1/R। और एक लाइन हम बाद में पढ़ेंगे कि प्रेशर हमेशा कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्केव में प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये यहाँ से कॉन्केव, तो खैर कोई शायद ना पूछे, बस ये ध्यान रखिए, कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा रहता है, गुफा गुफा के अंदर प्रेशर ज्यादा, कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा रहता है। अब से लिख रहा था एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व सरफेस, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन अभी बचा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बचा हुआ है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व सरफेस। तो अगर ये ऐसा है ना, फ्लैट रहता तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस कैंसिल कर देते हैं, इधर एक्सेस प्रेशर जीरो होता है, डेल्टा पी जीरो होता है, पर अगर ऐसा कर्व होता है ना, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस का लिमिटेड ऊपर आता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो पी माइनस टू टी वाला, क्योंकि ये साइड कॉन्केव है तो यहाँ प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक है, और अंदर का कॉन्वेक्स, यहाँ से देखने का कॉन्वेक्स है, यहाँ तो प्रेशर थोड़ा कम है। यदि ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, ऐसा वाला मेनिस्कस होता है, तो सरफेस टेंशन के फोर्सेस का रिजल्टेंट अंदर काम करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स भी अंदर काम करता है, तो यहाँ प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक है और यहाँ प्रेशर भी 8+2T/R, एक कर्व सरफेस होने पे प्रेशर डिफरेंस 2T/R आता है। कॉन्केव साइड हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता है, यहाँ से देखने पे ये कॉन्केव, कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा रहता है, लाइन एनसीईआरटी में आपने गलत लिखी, ये मत पूछना कि आगे एग्जाम में तो क्या करेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वही करेंगे। कॉन्केव साइड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है,
और फिर अगर शो बबल कर दो तो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर, तो वो तो वहां तो अभी डबल हो ही जाए 41। अगर ये क्वेश्चन है, ये जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर बबल, तो यहाँ पी एक्सेस अगर पूछेगा तो 2T/R, और पी इनसाइड पूछेगा 10 प्लस 2T। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और छोटा आ रहे के बड़ा आ रहे वो सभी ध्यान से देखना पड़ेगा। और अगर 100 बबल है तो ये इन सब में ना, अंदर हमेशा बबल्स और ड्रॉप्स में ना अंदर हमेशा प्रेशर ज्यादा रहता है, शेप नहीं देखते। 40/R है, 2T/R, ये लिखो। इनसाइड बबल्स ऑब्लिक ड्रॉप्स, inside bubbles oblique drops, pressure inside is always more, pressure inside is always more. Now do not look, search for convex or concave surface. अब ये मत बोलो कि यहाँ से तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, यहाँ से तो कॉन्केव दिख रहा है। अंदर प्रेशर हमेशा ज्यादा है, तुम तो पूरे अब सब तरफ से बंद हो गए, तो अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया। एंड स्मॉलर द बबल, मोर द प्रेशर। जितना छोटा, जितनी छोटी गिटार उतना बड़ा था। स्मॉलर द बबल, स्मॉलर द बबल, मोर द प्रेशर। तो ये बोल दिया तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, छोटे से बड़े में जाएगी, छोटा वाला बड़े को ज्ञान देगा। इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, छोटे के अंदर जोश ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। छोटे बचपन में हमारे अंदर कितना जोश था कि ये करना है, वो करना है, प्रेसिडेंट ही बनना है। अभी थोड़ी सच्चाई के आगे हमने हार मान ली। क्योंकि जब छोटे थे तो तुम्हें सिर्फ तुम खुद ही खुद दिखते थे, अब तुम्हें कोचिंग में अपने रैंक दिखती है। अपने आप को देख लिया जितना को देखना था, पीछे ही हुए हैं उस। भाई, और जो एक्सेस, जैसे अगर कोई बोले कई प्रेशर किसी बबल के अंदर बोले प्रेशर 1.01 एटीएम, तो मैं पता है उसमें एक्सेस प्रेशर तो 0.01 एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम तो सराउंडिंग का भी है ना। ये टोटल प्रेशर दिया है, तो उसमें से 0.01 एटीएम खाली 2T/R के बराबर, 1 + 0.01 लिया जाए। फिर हम सीधे आपको बोल रहे हैं कैपिलरी ट्यूब ऑफ फोर, 4 यूनिट। हमें ये पढ़ाना था मुझे। फोर मतलब पीछे न्यूमेरिकल में दे देगा 4 4 mm, तो डाया 4 mm। ये इंपॉर्टेंट बात है। पेड़ों के अंदर जो इसेंशियल फ्लूइड्स है वो सब कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ते हैं, ट्रीज वगैरह में। तो कैपिलरी एक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। कैपिलरी गाइस इन वाटर, ऐसा ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट लगा। कैपिलरी गाइस इन वाटर, यहाँ प्रेशर पी ए है, यहाँ प्रेशर पी ए, लिक्विड लिक्विड कर गई। यहाँ प्रेशर भी पी ए है, और यहाँ प्रेशर भी पी ए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल का प्रेशर सही रहेगा ना। और ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो फिर यही रहेगा ना। ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो फिर यही रहेगा ना। यहाँ प्रेशर क्या आएगा, -40, छोटा वाला ले, नहीं बड़ा वाला ले, 40। और ये है एच रो जी, या हाइट एच बोल सकते हैं। तो जरूर ये -40, यहाँ पे प्रेशर प्लस एच रो जी, जैसे कि 40। ये -40 इसको रिपीट, फाइनली तो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर आ गया ना। ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच रो जी से 2T/R का ये याद रखना किसी भी न्यूमेरिकल में।
कैपिलरी का न्यूमेरिकल हो, तुम चूना बन रहा हो, तो तुम कहीं से भी एच निकालने में दिमाग लगा लेना, बाकी दिक्कत नहीं आएगी। और एच को टूटी बाय आर से इक्वेट करता है। इससे कैपिलरी में जो भाई बहुत चढ़ती है कि जैसे ही मेनिस्कस बनता है या प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस को मेकअप करने के लिए लिक्विड ऊपर चढ़ती है, और तब तक चढ़ती है जब तक चढ़ी हुई लिक्विड के हेटेरोजी प्रेशर लॉस को, जो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर लॉस होता है, तो मेकअप ना करते। तो हेटेरोजी को टूटी बाय आर से हमेशा इक्वेट करना है तुमको। तो यही मंत्रा है सबसे बड़ा। इसमें हमें एक बात बतानी पड़ेगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सॉलिड लिक्विड इनसाइड लिक्विड, ये यहाँ पे टेंजेंट खींचो, इस तरफ। तो स्मॉल आर होता है ना, वो रेडियस का कैपिलरी फिक्स होता है, और कैपिटल आर जो है रेडियस, रेडियस हम मैनेज करते हैं, और ये वेरिएबल है और ये काफी बड़ा होता है। बड़े का कॉस थीटा ही तो छोटा आर होगा, बड़े का जो कॉस थीटा होगा वो छोटा आर होगा। इसलिए इसलिए रो जी उनकी बाय कैपिटल आर था, और वो स्मॉल कैपिटल आर आ गया स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। तो एक रो जी का फॉर्मूला आ गया कि कॉस थीटा बाय आर, या एच का फॉर्मूला आ गया कि कॉस थीटा बाय आर रो जी। अगर किसी न्यूमेरिकल में ऐसा कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ मैनेज किया, कैपिलरी तो कभी चेंज होता नहीं है ना, ये तो चेंज होता नहीं ना, सरफेस टेंशन तो चेंज होती नहीं है ना। तो कभी न्यूमेरिकल आ जाए तो एक पर टोटल टू कॉस थीटा कर देना, 5 चार। अभी समझाऊंगा कब काम आएगा ये। भाई सब तो कांस्टेंट ले आया है, थीटा जो है ना फिर भी वेरी कर सकता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा फिर भी वेरी कर सकता है, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। फॉर अ गिवन कैपिलरी रेडियस तो कांस्टेंट ही है, अदरवाइज कैपिलरी अलग चल तो हाँ, एच प्रोपोर्शनल टू 1/r। थीटा के बारे में अगर सवाल में कुछ नहीं कहा गया है तो कांस्टेंट ही लेना पड़ेगा, और कभी थीटा मांगा गया है तो यही लेना पड़ेगा। ये बड़े अच्छे से मैंने कल सॉल्व किया। एक फॉर्मूला पहले ये भी बता दूं, ये फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज, एसेंट भी बोलते हैं इसको, फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज in terms of mass of liquid column, मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, ऐसा मैनिस्कर बनता है तो एक्चुअली ये सरफेस टेंशन का फोर्स इधर आता है, और ठीक कॉस थीटा इधर आता है। ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है। ये जो फोर्स है ना, जैसे ही मैनिस्कर बनता है, फोर्स है वो ठीक फोर्स है भाई, वो जो कॉन्टैक्ट हुआ है वो अंदर ही अंदर हुआ है ना बस। ये है देखिए, तो इसके कारण लिक्विड ऊपर तब तक चढ़ती जाती है जब तक ये एक्स के बराबर नहीं। जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट में आए ये लोग, वैसे ही सरफेस टेंशन के कारण ये मैनिस्कस बन गया, और वैसे ही अनबैलेंस फोर्स सरफेस टेंशन का ऊपर पैदा हो गया, और अनबैलेंस फोर्स सरफेस टेंशन का ऊपर पैदा हो गया तो लिक्विड को ऊपर चढ़ा के ले जाएगा। तुम्हें क्या ये पूरा शायद याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि मास प्रोपोर्शनल टू आर। और ये अलग से जरूर पूछा जा सकता है कि ये 2 पाई आर आएगा कि 4 पाई आर आएगा। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन हो जाएगा। वो नहीं मैनेज इतना बढ़िया विजुअलाइजेशन नहीं होता ना। ठीक है, फिर इसमें एक दो चीजें आपको ये पढ़ा दी है। अगर ये कैपिलरी को मैं टेंट कर दूं, अगर कैपिलरी को टेंट कर दूं, तो ये जो वर्टिकल हाइट है ना, ये हर बार सेम, ये डिफरेंट आएगी। नास्ती टेढ़ी सी मोड़ी कैसी भी कैपिलरी बना दूं, तो वर्टिकल हाइट हर बार सेम आएगी, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस को मेकअप करने के लिए लिक्विड चढ़ती है ना, और प्रेशर डिफरेंस तो फिर वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है ना। अगर कैपिलरी को टिल्ट भी कर देंगे तो वर्टिकल हाइट सेम रहेगी, ये अलग से निकालना पड़ेगा। कैपिलरी शुरू में कहा था कि प्रेशर डिफरेंस को केवल
वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करता है ना। आप ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। हाँ मतलब लिक्विड अगर 8 सेंटीमीटर तक चढ़ जाती है, पर तुमने अब कैपिलरी 3 सेंटीमीटर की ही प्रोवाइड की, तो लिक्विड विल राइज, लिक्विड विल राइज to full available height, full there its management, its angle of contact will increase. Plus, liquid will make इसको जितना हाईलाइट दिमाग में कर सकते हो कर लो। कैपिलरी में लिक्विड 8 सेंटीमीटर तक चढ़ जाती थी, पर तुमने कैपिलरी 3 सेंटीमीटर की ही प्रोवाइड की, तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड 3 सेंटीमीटर पे चढ़ने के बाद फिर वहां से फव्वारा मार के बाहर निकल आएगी। प्रकृति ने सब व्यवस्थित बनाया है, नेचर ने सब बढ़िया बनाया हुआ है, कभी ऐसा कोई ऊटपटांग काम नहीं होता कि गगरी छलक जाए। Liquid will rise to the full available height, and there its meniscus will actually become less curved, and it will make up for the pressure. कभी भी ओवरफ्लो नहीं होगी। ओवरफ्लो केवल एक कंडीशन में होगी, जब तुम नीचे से फूंक मारोगे, नहीं हम तो करके दिखाएंगे। ये ऐसा था, ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा हो गया, कर्व हो गया, बढ़ गया, तभी तो रिक्वायर्ड है प्रोपोर्शनल टू टॉप। ये आपको याद करना पड़ेगा, कोई लॉजिक लॉजिक मत ढूंढिएगा कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा लिक्विड कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा, इससे तो क्वेश्चन आने की बड़ी स्ट्रॉन्ग संभावना है भी। और उसके बाद स्पेस में कैपिलरी स्पेस, ये सर्कुलर वेटलेस है। हाँ जी, कहते हैं तो आई फीलिंग फाइनल से cos theta will be 0, theta will be 90 डिग्री, माइनस पर हो जाएगा प्लेन। तो सॉल्व करोगे तो यही सब मिलेगा। इसको मैं न्यूमेरिकल के रूप में तुमको दे रहा हूँ। 10 100 हम कैपिलरी फ्रीली फॉलिंग, और डेटा पूरा दिया हुआ है इसका, ताकि तुम चाहो तो हाइट भी निकाल सकते। 100 मीटर लॉन्ग कैपिलरी दे दी, पता नहीं लिफ्ट कितनी होगी, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। कहता है कैलकुलेट कैपिलरी राइज, आंसर है 100 मीटर। 100 मीटर, it will rise to the full available height, and there is there its meniscus will become clear. इसके लिए हम यही कहेंगे कि now capillary, now any capillary with capillary of insufficient, बाकी तो इंफिनिटी तक हाइट चढ़ सकती है ना, तो इंफिनिटी हो सकता है ना, 100 मीटर की क्या होगा। It will rise to the full available height, and there is meniscus will become plane, जब प्लेन ही बन जाएगा तो कर्वनेस जो थी वो प्रेशर ऐसा बन जाएगा। अब तो कर्व है ही नहीं, तो प्रेशर डिफरेंस जीरो, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो लिक्विड ऊपर चढ़ती थी। अब प्रेशर डिफरेंस बचा ही नहीं, यहाँ तक आकर रुक जाएगी, ओवरफ्लो नहीं करती। पर मजा इसमें है, जब आपसे कहे कि पहले ये 8 मीटर की 8 सेंटीमीटर की कैपिलरी, बोले पहले 2 सेंटीमीटर तक चढ़ती थी, ये 8 सेंटीमीटर की कैपिलरी है, और अब ये फ्रीली गिरने लगी स्लाइड। बोले अब कैपिलरी कहाँ तक, लिक्विड कहाँ तक चढ़ेगी। आंसर उसका 8 है। न्यूमेरिकल के फॉर्म में थियरी आ जाए तो आप उलझ जाओगे। ये इन्फिनिटी भी चढ़ सकता है, अभी 8 अवेलेबल है तो 8 चढ़ेगा। तो नहीं तो सही आंसर दिया था।
देखिए आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ बताइए, कुछ मिसिंग हो, कोई पॉइंट छूट गया हो मेरा तो मुझे बताइए। हाँ? किसी ने मुझसे पूछा था एल इफेक्टिव, एक बार फिर से बता दीजिए। एल इफेक्टिव तो मैं बता रहा हूँ कि अगर स्ट्रक्चर वायर का बना है, जैसे वायर में अंदर भी पानी बाहर भी पानी, अंदर भी कॉन्टैक्ट बाहर भी कॉन्टैक्ट, तो तुमको जो लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रही है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर। और अगर एक ही जगह पानी से कॉन्टैक्ट, एक ही जगह पानी से कॉन्टैक्ट कर बस, तो तुम उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर। अगर अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है तो एल इफेक्टिव को तुमको जो लेंथ दिख रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। ये जो मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स पानी के कांटेक्ट में है सॉलिड के, और ये जो मॉलिक्यूल्स है पानी के कांटेक्ट में वो अलग है। तो ये टी इंटू एल फोर्स अलग लगेगा, ये टी इंटू एल फोर्स अलग लगेगा। इसीलिए तो जब लास्ट में मैं कैपिटली पढ़ा रहा था तो भाई मैंने लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट वाली ये लिखी ना, अब एक ही तरफ है, 2 पाई आर 4 पाई आर नहीं। राइट, थैंक यू। कुछ रह जाए तो और बताइए, करते हैं।